हेलो गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आ चुका है संडे, हम स्टार्ट करेंगे आज अपनी मैराथन को। तो चलते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मैराथन को करंट अफेयर्स से। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म जेनजी जनरली रेफर्स टू पीपल बॉर्न बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग एज। देखिए, जो आपको आमतौर पे आजकल वर्ड सुनाई देते होंगे जेनजी, तो समझते हैं जेनजी वर्ड, ठीक है। तो देखिए, ये कैटेगराइज किया गया है कि आप कौन सी डेट ऑफ बर्थ में क्या हुए हैं, आपका जन्म हुआ है, ठीक है। तो बात की जाए आपके कोई भी व्यक्ति जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 1928 टू 1945 के बीच है, तो उसे नाम दिया गया है क्या, साइलेंट जनरेशन। इसके बाद आते हैं 1946 से 1964 के बीच जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ होती है उन्हें नाम दिया गया है बेबी बूमर्स। इसके बाद जिनकी भी एज 1965 टू 1980 के बीच है उन्हें नाम दिया गया है जेन एक्स, ठीक है, यानी जनरेशन एक्स। उसके अलावा जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है 1981 टू 1996 के बीच उन्हें मिलेनियल्स यानी जेन वाई दिया गया है। इसके अलावा जो आपके 1997 टू 2012 इन्हें नाम दिया गया है जेन जी, ठीक है। इसके बाद जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है 2013 टू 2024 इन्हें नाम दिया गया है जेन अल्फा। और जो 2025 के बाद होंगे यानी लास्ट ईयर के बाद जिनकी भी क्या होगी डेट ऑफ बर्थ होगी उन्हें नाम दिया जाएगा जेन बीटा। तो देखिए, बेसिकली जो जेन जी हैं वो आपके इंटरनेट के दौर में क्या हुए हैं, बड़े हुए हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपके साइलेंट जनरेशन का एग्जाम्पल है रतन टाटा जी, ठीक है। वैसे ही आपके बेबी बूमर्स में नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जेन एक्स में ले सकते हैं एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। ऐसे ही आप मिलेनियल में ले सकते हैं विराट कोहली, ठीक है। और जेन जी में आप ले सकते हैं गुकेश, ठीक है, डी गुकेश का। तो इसमें यही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2013 टू 2024 के बीच में होगी उन्हीं को नाम दिया गया है जेन जी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, who has been appointed as the new Union Education Minister of India after resignation of Dharmendra Pradhan on 25th July 2026। तो देखिए, अभी आपका जो नीट का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें क्या उनकी डिमांड थी, डिमांड थी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है आपके उनका क्या होना चाहिए, रेजिग्नेशन होना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना चाहिए। तो उसके बाद आपके जो धर्मेंद्र प्रधान थे उनकी जगह एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। देखिए ऑप्शन में देखिए तो अमित शाह, तो अमित शाह है आपके कौन, होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रहलाद जोशी जिन्हें की बनाया गया है आपका क्या, न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा जो ऑप्शन सी है आपका ओम बिरला, ये है आपके लोकसभा स्पीकर। डॉक्टर एस जयशंकर है आपके फॉरेन मिनिस्टर। इसके अलावा जितने भी ऑफिस हैं इंडिया के, जो ऑफिस होल्डर्स हैं उन्हें एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली सबको पता है कि जो अभी करंट आपकी प्रेसिडेंट है, सेकंड प्रेसिडेंट है, वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा सबको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है अभी करंट, वो है आपके कौन, श्री नरेंद्र मोदी जी। और वाइस प्रेसिडेंट है आपके कौन, सीपी राधा कृष्णन जी। इसके अलावा जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो डिफेंस मिनिस्टर है आपके कौन, राजनाथ सिंह, ठीक है। होम मिनिस्टर है आपके अमित शाह जी, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री जो है वो है किसके पास, वो है नितिन गडकरी के पास। हेल्थ मिनिस्टर है आपके जेपी नड्डा के पास। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो है आपके शिवराज सिंह चौहान। और फाइनेंस मिनिस्टर है आपकी कौन, निर्मला सीतारमन जी। एक्सटर्नल मिनिस्टर है आपके एस जयशंकर, ठीक है। यही आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, इन जुलाई 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू पब्लिक एग्जामिनेशंस लॉ टू कर्ब मैल प्रैक्टिसेस। व्हाट इज द मैक्सिमम imprisonment period for organized examination fraud under the strengthened law।
तो देखिए जो पेपर लीक हुआ था आपका, उसके बाद आपका लॉ बनाया गया, तो उसमें कुछ आपके अमेंडमेंट्स हुए, यानी पहले कुछ उसमें जो आपकी पनिशमेंट थी उन्हें एक हिसाब से आपका क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। तो देखिए जो आपका पहले था, यानी अगर कोई भी आदमी क्या करता है, इस चीज में पाया जाता है, मेल प्रैक्टिस में पाया जाता है, तो पहले उसे क्या पनिशमेंट मिलती थी, यानी उसे पहले 3 से 5 साल की सजा होती थी और साथ में आपको फाइन देना पड़ता था, कितना, 10 लाख रुपीस का, ठीक है। इसके अलावा जो अभी आपका अमेंडमेंट हुआ उसमें प्रपोज किया गया है कि उसे अब होगी कितनी, 5 to 10 ईयर्स, और साथ में उसे क्या देना होगा, उसे देना होगा 50 लाख रुपीस का फाइन, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके इसमें पाया जाता है तो उसे पहले फाइन देना होता था 1 CR यानी 1 करोड़ उसे फाइन देना होता था। अब उसे देना पड़ेगा कितना, 5 CR यानी 5 करोड़ उसे क्या देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन इंचार्ज है तो उसे पहले पनिशमेंट मिलती थी क्या, 3 to 10 ईयर्स, उसे क्या प्रिजनमेंट यानी 3 से 10 साल की उसे सजा मिलती थी, और साथ में उसे 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ता था। और अभी जो उसे देना पड़ेगा वो उसकी क्या होगी पनिशमेंट, वो होगी 5 ईयर्स की जेल, और उसे पे करने पड़ेंगे 5 CR यानी 5 करोड़ रुपए, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो आपका पेपर कराने वाला ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होता है, पकड़ा जाता है, तो पहले उसे 5 to 10 ईयर्स की क्या मिलती थी, इम्प्रिजनमेंट मिलती थी, और साथ में उसे 1 CR तक का जुर्माना देना पड़ता था। पर इसे अब बढ़ा दिया गया है, जो कि कर दिया गया है आपका 7 ईयर्स आपकी इम्प्रिजनमेंट, और साथ में आपको फाइन देना पड़ेगा कितना, 10 CR। तो यही आपको पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई मेल प्रैक्टिस में अगर पाया जाता है तो उसे कितने साल की जेल होगी, तो उसे होगी आपकी 7 ईयर्स की। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड इन जुलाई 2026, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पासपोर्ट पावर। तो देखिए जो ये रैंक होती है इसका सिंपली क्या मतलब होता है, यानी आप वीज़ा फ्री कितनी कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया की अभी रैंक जो है वो है 81st, ठीक है, यानी करंट रैंक इंडिया की क्या है, 81st है। 75th थी आपकी कब, ये थी आपकी फरवरी 2026 में। अभी जो करंट रैंक है आपकी वो है आपकी 81st। बात की जाए अगर फर्स्ट रैंक किसकी है, फर्स्ट रैंक है किसकी, सिंगापुर की, ठीक है, सिंगापुर की आपकी क्या है, फर्स्ट रैंक है, और ये 192 कंट्रीज में फ्री क्या कर सकती है, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड कंट्री है आपकी वो है आपकी जापान, साउथ कोरिया और आपका UAE। जो आपकी थर्ड कंट्री है वो है आपकी कौन सी, स्वीडन, ठीक है। और ये जो आपकी सेकंड कंट्रीज हैं वो आपके कितने, 188 कंट्रीज में वीज़ा फ्री क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। साथ ही स्वीडन जो है वो 187 कंट्रीज में आपके क्या कर सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वर्ल्ड कप जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप। तो देखिए ये अभी जो वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप था वो किसने जीता 2026 में, तो आपको नाम याद रखना है अनाहत सिंह, ठीक है। अनाहत सिंह ने आपके क्या जीता है, आपके जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीता है। इनकी एज अभी कितनी है, 18 ईयर्स है, और इन्होंने किसे डिफीट किया, यानी इन्होंने अपनी जो इजिप्ट की कॉम्पिटिटर थी, ठीक है, इसे हराया इन्होंने 3-0 से, ठीक है। बात की जाए अगर आपके स्क्वैश की, तो स्क्वैश को जो आपका लॉस एंजलिस 2028 में जो आपका ओलंपिक होगा उसमें भी आपके क्या किया गया है, ऐड किया गया है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अभी आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं उनमें भारत की तरफ से कुछ गोल्ड मेडल जीते हैं, कुछ ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल इंडिया ने अभी तक 23 मेडल्स जीते हैं और इंडिया अभी कितने 10th पोजीशन पे है, ठीक है। अभी और भी इवेंट्स हैं उनके फाइनल होने बाकी हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो आपके गोल्ड मेडलिस्ट हैं आपके, तो देखिए मीराबाई चानू,
तो मीराबाई चानू को मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपके फ्लैग क्या है बेरर हैं वो भी रह चुकी है। तो इन्होंने आपके 48 केजी वेट लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही आपके कौन, ये है आपकी शर्मिला धनकर, इन्होंने शॉटपुट यानी पैरा एथलेटिक्स में आपके गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही आपके पैरा एथलेटिक्स 100 मीटर मेंस में आपके दिलीप महादू गावित ने आपके गोल्ड मेडल जीता है। तो ये नाम आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। इसके अलावा 2 और मेडल अभी तक आ चुके हैं, तो वो भी आप नाम क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो वो आए हैं आपके 48 केजी वुमेन कैटेगरी जूडो में, जिसे जीता है आपके किसमें, अस्मिता दे ने। इसके अलावा जो मेंस में आपके हर्ष सिंह ने जूडो 60 केजी जो कैटेगरी होती है उसमें आपके क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इसमें आप इतनी चीजें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स 2026 विद इंडिया। तो देखिए जो जिमैक्स की फुल फॉर्म है वो है आपका जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो यानी जो जिमैक्स आपकी एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज है, वो होती है आपकी किसके साथ, वो होती है जापान के साथ। इसके अलावा मैंने आपको फ्रांस से जो आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइज याद रखने को बोली थी वो आपको याद होनी चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने वो कवर की थी। तो वो थी आपकी कौन सी एक्सरसाइज, वरुणा। ठीक है, वरुणा होती है आपकी फ्रेंच नेवी और इंडियन नेवी के बीच। इसके अलावा जो यूएसए के साथ होती है वो होती है आपकी क्या, मालाबार और एक्सरसाइज युद्धाभ्यास। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एक्सरसाइज होती है वो होती है आपकी क्या, ऑस्ट इंडेक्स। ठीक है, इसमें आप इतनी चीजें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर इज द कारगिल वॉर मेमोरियल सिचुएटेड। तो देखिए कारगिल वॉर मेमोरियल जो बेसिकली आपको मैं बताऊं, कारगिल वॉर जो हुआ था आपका वो हुआ था आपका 1999 में। ये हुआ था आपके किसके बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, और बेसिकली इसे किस नाम से भी जाना जाता है, इसे जाना जाता है ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्या हुए थे आपके, यानी भारत के जितने भी सैनिक क्या हुए थे, शहीद हुए थे, तो उन्हें ट्रिब्यूट करने के लिए कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया था। तो वो आपके कहाँ सिचुएटेड है, तो देखिए वाघा बॉर्डर। तो वाघा बॉर्डर की बात की जाए तो ये कहाँ है आपके, ये अमृतसर यानी पंजाब में है। ठीक है, और ये बाउंड्री में है किसके, इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री में है। ठीक है, इसके अलावा टाइगर हिल जो है आपका लद्दाख, यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका कारगिल वॉर मेमोरियल है। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता होना चाहिए, ये है आपके कहाँ, ये आपके मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। और शिमला मॉल रोड है आपका कहाँ, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसमें आप इतनी चीजें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2026 विच एंशिएंट सैक्रेड साइट where Lord Buddha delivered his first sermon was inscribed on the UNESCO World Heritage List। तो देखिए जहां आपके लॉर्ड बुद्धा ने क्या किया था, फर्स्ट आपका सेरेमोनी यानी फर्स्ट पहला आपका उपदेश दिया था, उस साइट को अभी क्या किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया है। तो बात की जाए ऑप्शन ए कुशीनगर, तो कुशीनगर में आपके जो बुद्धा थे उन्हें क्या हुआ था, उन्हें महापरिनिर्वाण यानी उनका जो था उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा जो सारनाथ है, सारनाथ में जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था। ठीक है, इसके अलावा बौद्ध गया, बौद्ध गया में क्या हुआ था, बौद्ध गया में एनलाइटमेंट यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बौद्ध गया में, और यहाँ इनका क्या हुआ था, इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और सारनाथ में दिया था इन्होंने पहला अपना उपदेश। ठीक है, और सांची से आप याद रखेंगे, स्तूपा के लिए सांची क्या है, फेमस है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारनाथ।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल टाइगर डे 2026 इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। तो देखिए जो आपका 27 जुलाई है, इस दिन मनाया जाता है आपका क्या, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। ठीक है, तो देखिए 27 जुलाई को मनाया जाता है आपका कौन सा डे, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। आप याद रखेंगे जो वर्ल्ड टाइगर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका कब, 29 जुलाई को। ठीक है, और बात की जाए जो वर्ल्ड का टोटल 70% क्या पॉपुलेशन है टाइगर की, वो है आपकी कहाँ, इंडिया में। ठीक है, साथ ही आप याद रखेंगे जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर था, प्रोजेक्ट टाइगर था जो आपका, वो आपका कब लॉन्च हुआ था, वो हुआ था आपका 1973। ठीक है, और मैक्सिमम इंडिया में टाइगर आपके कौन से आपके स्टेट में है, तो वो है आपके कहाँ, वो है आपके मध्य प्रदेश, और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिसेंट फ्लड्स इन विच डेथ टोल रिमेन at 68 and over 5 lakh people were affected occurred in which state। तो देखिए हाल ही में आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बाढ़ से जो है वो काफ़ी प्रभावित है, तो वो कौन सा आपका स्टेट है, तो देखिए बिहार। तो बिहार में भी आमतौर पे बाढ़ आती रहती है। ठीक है, तो इसीलिए जो बिहार में एक रिवर है, ठीक है, बिहार में जो रिवर है कोसी, ठीक है, इसे बोला जाता है आपका क्या, सोरो ऑफ बिहार। ठीक है, कोसी रिवर्स को याद रखेंगे आप, सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। देखिए ओडिशा जो है आपका, ओडिशा आपका बेसिकली साइक्लोन जब आते हैं तो साइक्लोन से अफेक्टेड होता है कौन, ओडिशा। असम जो है आपका वो अभी रिसेंट में मतलब हाल ही में अभी भी वो क्या है, यानी फ्लड बाढ़ से क्या है, प्रभावित है। ठीक है, याद रखना है आपको जो आपकी ब्रह्मपुत्रा है, जो आपकी ब्रह्मपुत्रा आपकी रिवर है और इसकी सहायक जो नदियां हैं वही इसे क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। वेस्ट बंगाल से आप याद रखेंगे क्या, कोलकाता बसा है आपके कौन से, यानी हुगली आपकी जो रिवर है वहाँ आपका कोलकाता आपका बसा है। इसमें आप इतनी चीज़ें क्या रखेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट ट्रेन which opened a new chapter in Indian trade connectivity operates between India and which neighboring country। यानी अभी रिसेंट में ही ट्रेन आपकी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो वो आपकी कौन सी कंट्रीज के साथ हुई है, तो बात की जाए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के साथ चलती है आपकी पैसेंजर ट्रेन जिसका की नाम है आपके क्या, ये है आपका मैत्री। जो ट्रेन चलती है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, देखिए भूटान के साथ अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है और भूटान के साथ अभी कोई भी ट्रेन आपकी नहीं चलती है। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ, तो नेपाल के ही साथ अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, ये चलेगी आपकी कोलकाता पोर्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट से और बिरतनगर जो आपका पोर्ट है वहाँ तक, यानी कोलकाता टू नेपाल आपकी ये चलेगी, जिससे आपकी ट्रेड कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी। साथ ही इसकी वजह से जो आपका क्या होता है, लॉजिस्टिक जो कॉस्ट होती है वो 30% आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें इतनी चीज़ें आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। म्यांमार के साथ कोई भी आपकी ट्रेन नहीं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय द यूनियन लॉ मिनिस्टर टू एक्सपांड एक्सेस टू हिंदी लीगल रिसोर्सेज। तो देखिए हिंदी लीगल रिसोर्सेज यानी बात की जाए आपके कोर्ट्स में, तो इनके लिए आपको याद रखना है क्या, EVSP यानी विधि साहित्य प्रकाशन आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम भारत टैक्सी। तो देखिए जो भारत टैक्सी आपका लॉन्च हुआ वो बेसिकली सेम है आपकी इसके ओला उबेर, ठीक है, ओला उबेर रैपिडो जैसा, पर इसमें होता क्या है, इसमें जो आपकी कमीशन होती है वो ड्राइवर को किसी को नहीं देनी पड़ती। तो वो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, टू ऑफर एन इंडिजिनस अनफिटेड ऐप फॉर लोकल टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा बुकिंग अक्रॉस द कंट्री।
इसके बाद बात की जाए तो प्रोवाइड रूरल एग्रीकल्चर, तो ये होते हैं आपके रूरल एग्रीकल्चर यानी रूरल चीज़ों से। तो इसमें आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो देखिए मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना साइंस का क्वेश्चन। साइंस में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड स्टॉक्स टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ पॉड। इसमें ये बोला गया है कि जो हार्वेस्टेड स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो स्टैम्प्स होती हैं उनमें जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम चाफ से जो अलग करते हैं, उस मेथड में कौन सी सेपरेटिंग टेक्निक लगती है। तो फर्स्ट है विनोविंग, सेकंड है हैंड पिकिंग, थर्ड है थ्रेशिंग, फोर्थ है सीविंग। ठीक है, तो हमें पता है कि जो विनोविंग मेथड होता है, विनोविंग मेथड क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं उनको हैवियर कंपोनेंट से अलग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हील। ठीक है, लाइटर कंपोनेंट्स सेपरेटेड फ्रॉम heavier components by wind। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस तो नहीं होगा, तो विनोविंग क्या हो गया, गलत आंसर हो गया। दूसरा है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को अलग करते हैं लेकिन अपने हाथ से उठाकर, ठीक है, उनके साइज के बेसिस पे। तो जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, राइस से स्टोन्स को अलग करना। ठीक है, तो हैंड पिकिंग मेथड भी इसका आंसर नहीं होगा। थर्ड है थ्रेशिंग। इसका जो आंसर है करेक्ट वो है थ्रेशिंग, क्योंकि थ्रेशिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम ग्रेन्स को चाफ से अलग करते हैं। और कैसे अलग करते हैं, इनका हम क्या कर देते हैं, बंडल बना देते हैं जो ये हार्वेस्टेड स्टॉक्स होते हैं, और उन बंडल को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे जोर जोर से पटकते हैं, जिसके वजह से जो हैवियर सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो लाइटर सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा थ्रेशिंग मेथड। इसके बाद है हमारा सीविंग मेथड। सीविंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं छन्नी की मदद से, मीन सी प्लेट्स की मदद से। ठीक है, थैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, when water is added to the mixture of a sand and mud, the heavier sand particles settle down at the bottom. This process is called, जब भी हम वाटर लेते हैं और वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं सैंड और मड को, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं या फिर हैवियर सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि सैंड और मड, जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या है, हैवियर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। हैवियर कंपोनेंट्स सेटल एट द बॉटम। ठीक है, सेटल, हैवियर कंपोनेंट्स सेटल्ड एट बॉटम। तो इसका आंसर हमें पहले ही मिल गया है, लेकिन हम नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन दूसरा प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन के बाद का। जब भी सेडिमेंटेशन में जो हैवियर सब्सटेंस होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और हमें क्लियर लिक्विड मिल जाता है, तो उस लिक्विड को हम दूसरे ग्लास में पोर कर देते हैं, निकाल लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, डिकेंटेशन। तो ये तो इसका गलत आंसर है। इवेपोरेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो क्या है, लिक्विड वेपर, वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, लिक्विड क्या है, वाटर वेपर, या फिर हम बोल सकते हैं वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इवेपोरेशन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं फिल्टर की मदद से। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत आंसर है। ओके, नेक्स्ट, after sedimentation of a muddy water, the clear water is gently poured out into the another container without disturbing the settled mud. This process is known as। अब पूछा है सेडिमेंटेशन के बाद जब
जो सैंड होता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और जो क्लियर वाटर हमें मिलता है उसे हम जब दूसरे कंटेनर में पोर कर देते हैं या फिर दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है हमारा डिकेंटेशन। अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिकेंटेशन कहा जाता है। विनोविंग मैंने बता दिया आपको कि जब भी हम लाइटर पार्टिकल्स को हैवियर पार्टिकल से अलग करते हैं विंड की मदद से, तो इसे हम बोलते हैं विनोविंग मेथड। इसके बाद है सेडिमेंटेशन। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सेडिमेंटेशन। सीविंग भी बता दिया कि सीविंग में क्या होता है कि कोई भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जब हम सीव प्लेट की मदद से अलग करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? सीविंग मेथड कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है Which method is best suited to separate tea leaves from the prepared tea? अच्छा, कौन सा ऐसा मेथड होता है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो चाय पत्ती होती है चाय पत्ती को चाय से अलग कर सकते हैं? तो ये इवेपोरेशन मेथड है? नहीं, क्योंकि इवेपोरेशन मेथड में क्या होता है कि हम जो लिक्विड होता है या फिर जो वाटर होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं? वेपर्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला मेथड तो गलत है हमारा। सेडिमेंटेशन मेथड मतलब होता है कि जो सेडिमेंट्स है मींस जो हैवियर पार्टिकल्स है उनका सेटल डाउन होना, तो ये भी गलत है। विनोविंग मेथड क्या है? जिसमें कि जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो हैवियर कंपोनेंट से अलग हो जाते हैं विंड की मदद से, तो ये भी गलत है। लेकिन जो इसका आंसर है वो है फिल्ट्रेशन मेथड, क्योंकि आप लोगों ने देखा है जब भी हम घर में चाय बनाते हैं और चाय की पत्तियां अलग करते हैं तो वो फिल्टर से हम अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है What process is responsible for converting water vapors back into the liquid water? अच्छा, अब देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो लिक्विड होता है, जब लिक्विड या फिर जो वाटर है, ठीक है, अब वो लिक्विड जो है वो जब वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इवेपोरेशन। उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम? इवेपोरेशन। लेकिन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि क्या है, जो वाटर वेपर्स है वो फिर से डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं? लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। जब भी वेपर्स लिक्विड में चेंज होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें कि वाटर वेपर जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड को हम वाटर वेपर्स में चेंज करते हैं या फिर वेपर्स बोल देते हैं, वेपर्स में चेंज करते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होती हैं उनकी जो सेडिमेंट्स होते हैं या फिर हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन में हम मिक्सचर्स जो होते हैं उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करते हैं फिल्टर्स की मदद से। नेक्स्ट है Which of the following is an example of a mixture that can be separated by the methods of winnowing? इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं विनोविंग मेथड से? तो सॉल्ट एंड सैंड, तो सॉल्ट और सैंड को हम विनोविंग मेथड से अलग नहीं करते हैं। अच्छा, विनोविंग मेथड हमें पता है क्या है कि जिसमें कि हम हैवियर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लाइटर कंपोनेंट से अलग करते हैं विंड की मदद से। तो इसमें देखो, विंड तो यूज होगी नहीं, इसमें भी विंड यूज नहीं होगी आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर में। दूसरा, वाटर एंड ऑयल में भी विंड यूज नहीं होगी। लेकिन व्हीट ग्रेन्स एंड हस्क को सेपरेट आउट करने के लिए जो विंड है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लाइटर होते हैं, और जो विंड ग्रेन्स होते हैं, जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैवियर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल गया है डी, जो कि क्या है? विंड ग्रेन्स एंड अ हस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू सेपरेट बटर फ्रॉम अ मिल्क और कर्ड, which of the following combination of process is typically used in a household? जब हम बटर को मिल्क या फिर कर्ड से अलग करते हैं तो कौन से हम कॉम्बिनेशंस या फिर सेपरेटिंग टेक्निक्स यूज करते हैं हाउसेस में? तो सीविंग फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन।
सबसे पहले हम उसे छानते हैं, फिर उसे हम फिल्टर आउट करते हैं। नहीं, आप लोगों ने देखा होगा जब भी बटर को हम मिल्क से अलग करते हैं तो उसमें तो छन्नी का यूज करते ही नहीं है। दूसरा है सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन, कि हम सेटल डाउन करने के लिए रख देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है चर्निंग फॉलोड बाय द कलेक्शन ऑफ द फ्लोटिंग फैट। यस, ये आंसर है, ये राइट है। इसका मतलब ये होता है, चर्निंग क्या है? चर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मोस्टली वो कंपोनेंट जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। लेकिन कैसे सेपरेट आउट करते हैं? जो मिक्सचर होता है उसे हम बहुत ज्यादा स्पीड के साथ घुमाते हैं, जिसके वजह से उसके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है, अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, चर्निंग। दूसरा, उसके बाद क्या होता है, जो फ्लोटिंग फैट, जो उसमें फैट रह जाता है वो फ्लोट करता है और बाकी हमें दूसरा जो हमारा वैल्यूएबल कंपोनेंट है वो मिल जाता है। तो चर्निंग प्रोसेस फॉलोड बाय द कलेक्शन ऑफ अ फ्लोटिंग फैट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन फॉलोड बाय द कंडेंसेशन। तो पहले क्या है, लिक्विड को वाटर वेपर्स में चेंज करते हैं, फिर वाटर वेपर से किसमें, लिक्विड में चेंज करते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, गलत आंसर है। तो इसका आंसर क्या मिल गया हमें, सी पार्ट, दैट इज चर्निंग फॉलोड बाय द कलेक्शन ऑफ द फ्लोटिंग फैट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट इज गिवन अ मिक्सचर्स कंटेनिंग कैम्फर, सॉल्ट एंड सैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ मेथड्स विल करेक्टली सेपरेट दी थ्री कंपोनेंट्स। अच्छा, एक स्टूडेंट था, उसे मिक्सचर दिया गया था कैम्फर का, सॉल्ट का और सैंड का। तो ये बताया गया है कि इनमें कौन कौन से मेथड अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैम्फर। कैम्फर मतलब होता है कपूर। ठीक है, कैम्फर मतलब क्या होता है, कपूर। और हमें पता है कि जो कैम्फर है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म होती है, लेकिन वो क्या हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। जब भी सॉलिड जो है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उसे हम क्या देते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, अब फर्स्ट तो हमें मिल गया कि ये क्या है, सब्लिमेशन से अलग हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं, फर्स्ट मिल गया सब्लिमेशन प्रोसेस। दूसरा है सॉल्ट। अब सॉल्ट को हम क्या करेंगे, हम लोगों को पता है जो सॉल्ट होता है, जब हम उसे क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो या तो सॉल्ट जो है वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर क्या है, इवेपोरेट हो जाता है और सॉल्ट हमें मिल जाता है। तो सॉल्ट जो है वो इवेपोरेशन मेथड से अलग हो सकता है। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है, इवेपोरेशन मेथड से। और लास्ट है सैंड। सैंड को भी जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या है, सैंड जो है और फिल्टर पेपर की मदद से हम उसे सेपरेट आउट करते हैं। तो सैंड ऊपर रह जाता है फिल्टर पेपर के, और जो क्या है, लिक्विड है या फिर वाटर है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो हम इस मिक्सचर में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कैम्फर को हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो कैम्फर है, कैम्फर किस में चेंज हो जाएगा, हमारे वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को तो हम कह देंगे सब्लिमेशन। दूसरा क्या है, अब दूसरे में हम क्या करेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा सॉल्ट एंड सैंड। तो इसमें हम क्या कर देंगे, वाटर को मिक्स कर देंगे। अब वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो उसमें क्या है, सैंड और सॉल्ट के दोनों के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो फिल्टर पेपर की मदद से हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को सेपरेट आउट करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा, वाटर नीचे आ जाएगा और सैंड के पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। तो सैंड भी अलग हो जाएगी। लेकिन अब उस लिक्विड में क्या है, हमारे सॉल्ट के पार्टिकल्स ऐड है। तो उस लिक्विड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा कि जो लिक्विड होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सब्लिमेशन प्रोसेस यूज की। दूसरा हमने क्या किया, वाटर को डिसॉल्व किया था, जिसके वजह से फिर क्या हुआ था, फिल्ट्रेशन मेथड अप्लाई किया था और फिर इवेपोरेशन मेथड अप्लाई किया था। तो इसका जो आंसर है वो है सब्लिमेशन। ठीक है, दूसरा डिसॉल्विंग इन वाटर एंड फिल्ट्रेशन, और तीसरा जो होगा इसका आंसर वो होगा इवेपोरेशन। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, you are provided with a mixture of a iron fillings, powder, sulfur and a sand. Which of the following is the most efficient first step to isolate the iron fillings? आप लोगों को एक मिक्सचर दिया गया है जिसमें कि आयरन फिलिंग्स है, पाउडर सल्फर है और सैंड है।
तो कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे जो कि क्या है, आयरन फिलिंग को सेपरेट आउट करने के लिए यूज में आएंगे। डिसॉल्विंग द मिक्सचर इन अ वाटर, तो हम लोगों को पता है सबसे पहले कि जो आयरन फिलिंग होती है, आयरन फिलिंग कैसी होती है, आयरन फिलिंग जो है वो है हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। आयरन क्या होते हैं, हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमें पता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम किससे अलग करते हैं, मैग्नेट से अलग कर देते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है डिसॉल्विंग द मिक्सचर इन वाटर, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमें उसे वाटर में डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यूजिंग अ फाइन मैश सीड लेने की भी जरूरत नहीं है, छन्नी लेने की। पासिंग अ मैग्नेट थ्रू द ड्राई मिक्सचर, हाँ इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारी आयरन फिलिंग है उसके सामने हम मैग्नेट को पास करेंगे, जिसके वजह से जो मैग्नेट होगा वो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, और मिक्सचर से सेपरेट आउट हो जाएगा। हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द इट मेल्ट्स, तब तक मिक्सचर को हीट करना है जब तक कि वो पिघलेगा नहीं। तो ये तो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट Which method is used to separate butter from curd or milk? तो अभी ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ था और इसमें थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है वो सिंपल पूछी गई है कि क्या है, जो बटर है उसे हम कर्ड और मिल्क से किस मेथड से सेपरेट आउट करते हैं। तो मैंने बता दिया था आपको कि इसमें जो मेथड होगा वो कौन सा मेथड है, वो है हमारा चर्निंग मेथड, ठीक है। सेडिमेंटेशन मेथड में क्या होता है, कोई भी जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो ऊपर लेयर होती है लाइटर पार्टिकल्स की उसको दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेथड्स में फिल्टर्स का यूज किया जाता है। चर्निंग मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि मिक्सचर को बहुत तेजी के साथ या फिर स्पीड के साथ घुमाया जाता है और जिसके वजह से जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चर्निंग मेथड होता है। इवेपोरेशन मेथड में लिक्विड को हम क्या करते हैं, लिक्विड वेपर्स में चेंज कर देते हैं। तो ये गलत हो गया आंसर, ठीक है, ये आंसर गलत है, मींस इवेपोरेशन गलत है, फिल्ट्रेशन गलत है और सेडिमेंटेशन गलत है। आंसर क्या है, चलो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका कौन सा ऐसा मिक्सचर है, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि मिक्सचर है। प्योर गोल्ड, दूसरा है डिस्टिल वाटर, तीसरा है सॉल्ट सॉल्यूशन और चौथा है ऑक्सीजन गैस। तो फर्स्ट जो है वो है प्योर गोल्ड, तो इसमें प्योर लिखा हुआ है तो ये मिक्सचर नहीं है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एलिमेंट। नेक्स्ट है डिस्टिल वाटर। अच्छा, डिस्टिल वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें कि जो मिनरल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जो डिस्टिल वाटर है ये प्योर वाटर होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, प्योर वाटर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन। देखो सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, सॉल्ट में सॉल्ट सॉल्यूशन होता है सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब होता है सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन। तो ये दोनों क्या है, ये है सॉल्ट एक कंपोनेंट है, वाटर एक कंपोनेंट है, जिसके वजह से ये मिलके क्या बनेगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है जो है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन। और ऑक्सीजन गैस, देखो ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि ये भी प्योर है, बस ऑक्सीजन के ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब ठीक है, इसमें से बोला गया है कि जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है वो क्या होते हैं या फिर उन्हें हम अच्छे से डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है अ मिक्सचर दैट अपीयर्स कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अच्छा, पहले मैं आपको थोड़ा सा हेट्रोजीनस और होमोजीनस समझा देती हूँ। हेट्रोजीनस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें विजिबल हो जाते हैं, मींस हमें पता चल जाता है कि इस वाले मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो वो हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर है। लेकिन अगर किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसके वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन अ मिक्सचर दैट अपीयर्स कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। यूनिफॉर्म मीन्स होता है सेम, जो कि हमें सेम दिखता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मीन्स होगा सेम। तो देखो सेम जहां पे भी आएगा वो हमारा हो जाएगा होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी
कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें एक जैसे दिखते हैं। अ प्योर, नेक्स्ट है अ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस, मतलब कोई भी प्योर सब्सटेंस जो कि ब्रोकन डाउन नहीं होता है या फिर ब्रेक नहीं होता है सिंपल सब्सटेंसेस में। ये तो गलत हो गया क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एक मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। सी है अ मिक्सचर दैट इज नॉट यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड हैज विजिबली डिफरेंट फेसेस। डिफरेंट फेसेस मतलब होता है कि इसमें सॉलिड भी दिख जाता है, लिक्विड भी दिख जाता है और गैस भी दिख जाता है। तो ये जो आंसर है ये है हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर का। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर कैसे होते हैं, जो यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। दूसरा जो कि जिसमें कि जो फेजेस होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें विजिबली दिखते हैं या फिर वो हमें अच्छे से दिखते हैं, ठीक है। अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ अ 2 और मोर एलिमेंट्स, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो आंसर हमें मिल गया अ मिक्सचर दैट इज नॉट यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड हैज अ विजिबली डिफरेंट फेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ डज द विंड असिस्ट इन द विनोविंग प्रोसेस। अच्छा, जो विंड होती है वो विनोविंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करती है। इट डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर, ये सॉल्ट को डिसॉल्व करती है वाटर में, तो नहीं, ये तो हाउ डज द विंड असिस्ट इन द विनोविंग प्रोसेस, जो विंड होती है वो विनोविंग प्रोसेस में हेल्प कैसे करती है। फर्स्ट है इट डिसॉल्व द सॉल्ट इन द वाटर, ये सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने में हेल्प करती है, नहीं। तो विंड का रोल क्या है इसमें कि विंड डिसॉल्व करेगी, ये तो गलत हो गया। इट ब्लोस अवे द लाइटर हस्क, हाँ देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो विनोविंग प्रोसेस होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या है, जो लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं हैवियर कंपोनेंट से, और किसकी मदद से होते हैं, विंड की मदद से होते हैं। तो ये क्या करता है, लाइटर पार्टिकल्स को क्या करके ले जाता है, उड़ा के ले जाता है, ठीक है। तो इट ब्लोस अवे द लाइटर हस्क। इट हेल्प्स हैवी ग्रेन फ्लोट, हैवी ग्रेन्स को फ्लोट करने में या फिर तैरने में मदद करता है, नहीं। नेक्स्ट है इट कूल्स द वाटर, तो वाटर को कूल करने में मदद करता है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो कौन सा एग्जाम्पल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कि हमें कंपोनेंट्स इजीली दिख जाते हैं। तो फर्स्ट है ऑयल एंड वाटर, तो हमें पता है जब भी हम ऑयल और वाटर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ऑयल नीचे आ जाता है और जो ऑयल होता है, जो वाटर होता है वो नीचे आता है, जबकि कि जो ऑयल है उसकी जो लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो उसमें हम वाटर और ऑयल को अच्छे से देख सकते हैं। तो फर्स्ट ही हमें मिल गया है हमारा आंसर जो कि है ऑयल एंड वाटर, ठीक है। दूसरा है सॉल्ट वाटर, हम लोग जब भी क्या करते हैं, वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर तो हमें विजिबल होता है लेकिन हम ये नहीं देख सकते हैं कि उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स कहाँ हैं। तो ये कौन सा हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में हमें क्या है, दोनों के दोनों कंपोनेंट्स अच्छे से शो नहीं होते हैं, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। जब आप एयर देखते हो या फिर एयर को फील करते हो तो आप लोगों को नहीं पता चलता है कि क्या है, कि इसमें भी बहुत सारी गैसेस कंबाइन है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या, ब्रास। ब्रास का जब अब आप अलॉय देखते हो, ये एक अलॉय से बना होता है। अलॉय मीन्स होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, जो ब्रास है, ब्रास में हमें ये नहीं पता चलता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिल चुका है जो कि हमारा क्या है, ऑयल एंड वाटर। Which of the following is an example of a solid homogeneous mixture? अच्छा, अब इसमें बोला गया है कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब सॉलिड होने चाहिए और होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस मतलब कि जिसमें कि हमें क्या है, पता ना चले कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है कि शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो देखो शुगर तो सॉलिड है,
लेकिन वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि हमसे सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में पूछा था, ठीक है, ये गलत हो गया। ब्रास, ब्रास क्या है, एलॉय है। अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रास होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ये होते हैं सारे के सारे सॉलिड। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड एलिमेंट्स है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ब्रास। लेकिन नेक्स्ट भी देख लेते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसके वजह से क्या है, क्या ये जो वाटर है ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमें सॉलिड होमोजेनियस मिक्सचर पूछा है। नेक्स्ट है हमारा सैंड एंड आयरन फिलिंग। अच्छा, सैंड और आयरन फिलिंग दोनों तो क्या है, हमारी सॉलिड्स है, लेकिन जो इनका मिक्सचर होगा ना वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। हेट्रोजीनस मिक्सचर क्यों होगा, क्योंकि जब आप क्या करोगे, सैंड और आयरन फिलिंग को ऐड करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि जो आयरन फिलिंग्स है वो सैंड में इजीली आपको दिख जाएगी, ठीक है, सैंड में आपको आयरन फिलिंग्स अच्छे से दिख जाएंगे। तो ये तो हमारा हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया, तो हमें आंसर मिल गया हमारा क्या, ब्रास, ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी खंकरियाल है। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैराथन को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर बाय एरिया? कौन सी इंडियन स्टेट का हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है बाय एरिया? तो आंसर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, आपका हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, और आप देखेंगे तो टाइगर स्टेट भी बोला जाता है मध्य प्रदेश को, ठीक है। वहीं अगर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो अगर फॉरेस्ट की हाईएस्ट उसकी बात हो रही है, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर की, तो अगर आप परसेंटेज में बात करें तो आप अरुणाचल प्रदेश को लेंगे। अगर बात परसेंटेज में हो रही है तो आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। वहीं बाय एरिया हो रही है तो होगा आपका मध्य प्रदेश। वहीं अगर हम देखेंगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ आपके डेंस फॉरेस्ट और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए फेमस है। इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा है पर मध्य प्रदेश से कम है। वहीं उड़ीसा, उड़ीसा का भी फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है पर मध्य प्रदेश से कम है। तो सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम? कौन से साइंटिस्ट को फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा गया है? तो वो हैं आपके होमी जे भाभा। इनका पूरा नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, आपके इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। इस वजह से इन्हें क्या टाइटल दिया गया, फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। वहीं हम देखेंगे विक्रम साराभाई, तो इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इन्होंने इसरो के फाउंडेशन में बहुत योगदान दिया है। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम, आपको पता होगा तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इनको, और इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। वहीं सीवी रमन क्या हैं आपके, नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका, होमी जे भाभा। वहीं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल? कौन सी इंडियन स्टेट को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा गया है? ठीक है, तो आपका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में आपकी बहुत सारी ट्राइब्स हैं, तो हर साल क्या होता है, अलग अलग ट्राइबल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या टाइटल दिया गया है, लैंड ऑफ फेस्टिवल। वहीं हम देखेंगे पंजाब, तो आपको पता होगा पंजाब किसके लिए फेमस है, अपना बैसाखी और लोहरी के लिए। वहीं असम अपने बिहू फेस्टिवल के लिए फेमस है। केरला है आपका ओनम और कथकली के लिए फेमस है। केरला को गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो नागालैंड है आपका सही आंसर। आगे बढ़ेंगे, विच इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है। तो आंसर है आपका यमुना। यमुना आपकी गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। ये आपकी दिल्ली, मथुरा और आगरा से होके बहती है। वहीं और ऑप्शन समझेंगे तो घाघरा आपकी नेपाल से निकलती है। ये भी एक गंगा की ट्रिब्यूटरी है पर लॉन्गेस्ट नहीं है। वहीं देखेंगे आप
गंडक भी आपकी नेपाल से निकलती है और ये बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है, ठीक है। कोसी को आप कहते हैं सौरो ऑफ बिहार। कोसी आपके सौरो ऑफ बिहार के नेम से फेमस है, ठीक है। तो आंसर है आपका यमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? आंसर है आपका टिहरी। टिहरी कहाँ पे बना है आपका? भागीरथी रिवर पे। और ये क्या है, सबसे ऊंचा डैम है, इसलिए इसको हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे भाखड़ा नंगल डैम, ये कहाँ पे आपका? सतलुज रिवर पे है। ये आपका सतलुज रिवर पे है, ठीक है। और ये आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं आप देखेंगे हीराकुंड, ये कहाँ है आपका? महानदी पे। ये आपका महानदी रिवर पे बना है और कहाँ है? उड़ीसा में। इसको इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्थन डैम भी माना जाता है, ठीक है। वहीं आप देखेंगे अगर सरदार सरोवर डैम कहाँ है आपका? ये गुजरात में है। और ये किस में बना है? नर्मदा रिवर में बना है आपका। ये आपका गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्या करता है? पानी और बिजली पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इन विच स्टेट इज चिलिका लेक सिचुएटेड? चिलिका लेक कहाँ पे है आपका? ओडिशा में है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ब्रैकिश वाटर लगून। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है आपका? फ्रेश और सॉल्ट वाटर का मिश्रण, ठीक है। इसलिए क्या बोला जाता है उड़ीसा को? इंडियाज ब्रैकिश वाटर लगून भी बोला जाता है। वहीं देखिए गुजरात देखिए, गुजरात कैपिटल आपके गांधीनगर है और गुजरात आपके टेम्पल्स जैसे सोमनाथ, रन ऑफ कच्छ और अपने नेशनल पार्क के लिए फेमस है। वहीं आप देखेंगे तमिलनाडु में आपकी हिल्स हैं और आपकी क्या है वहाँ पे? टेम्पल्स हैं वहाँ पे आपके, और मरीना बीच के लिए फेमस है आपका तमिलनाडु। उत्तराखंड का आपको पता होगा, उत्तराखंड अपने 4 धाम के लिए फेमस है, अपने नैनीताल, मसूरी, इन प्लेसेस के लिए बहुत फेमस है। तो सही आंसर है आपका उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। विच ऑफ दैम इज एन ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज? इनमें से कौन सी आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है? तो आंसर है आपका अरावलीज आपकी बहुत ही पुरानी रेंजेस हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड बोला जाता है। वहीं आप देखेंगे हिमालयाज को बोला जाता है आपके हाईएस्ट माउंटेन रेंज। इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोलते हैं हम। जास्कर क्या है? जास्कर हिमालय का एक पार्ट है और ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है, ठीक है। शिवालिक को लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं हम। ये भी क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर है आपका अरावलीज। अब देखिए, विच सॉइल इज रिलेटेड टू वॉल्केनिक इरप्शन? कौन सी सॉइल वॉल्केनिक इरप्शन से रिलेटेड है? आंसर है आपका ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कब बनती है आपकी? जब आपका वॉल्केनिक लावा ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आपका एब्जॉर्ब कर सकता है। इस वजह से क्या है? कॉटन के लिए भी बहुत अच्छी सॉइल मानी जाती है आपकी ब्लैक सॉइल। इसको हम रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं। वहीं आप देखेंगे एलुवियल क्या होती है? ये जब आपकी नदी बहती है तो उसके साथ क्या होती है? सिल्ट बह के आती है, वही आपकी एलुवियल होती है। और ये क्या होती है? आपकी फर्टाइल सॉइल होती है। ये आपकी राइस, वीट, शुगर के इन बहुत चीज़ों की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। लेटराइट सॉइल क्या होती है? जब हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है उससे बनती है आपकी लेटराइट सॉइल। ये आपकी टी, कॉफ़ी और कैश्यू के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। नन ऑफ दीज आंसर आपका गलत है क्योंकि हमें आंसर ब्लैक मिल चुका है। चलिए आगे देखेंगे। विच किंगडम फर्स्ट यूज एलिफेंट्स इन बैटल्स? कौन सी किंगडम ने सबसे पहले एलिफेंट्स का यूज करा था बैटल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी है वो? मगध किंगडम ने क्या करा था? सबसे पहले एलिफेंट्स को शामिल करा था अपनी सेना में। इस वजह से इन्होंने बहुत सारी बैटल्स जीती भी थी।
ठीक है। और मगध की वजह से, मगध ने क्या करा था, जब एलिफेंट्स फाइट करा था तो उनकी सेना क्या हुई, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी बन पाई, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदार्थ में जाना जाता है। ठीक है। वहीं कौशल देखेंगे हम। कौशल आपका, आप बोल सकते हैं कि बुद्धा के टाइम का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। वहीं पालस क्या है, पालस ने आपके बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाया था। ठीक है। और अवंती आपका एक महाजनपदा है। ठीक है, अवंती भी आपका एक महाजनपदा है। तो आंसर है आपका मगध। आगे देखेंगे, वेयर इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे लोकेटेड है आपका, तो आंसर है आपका मुंबई। जैसे मैंने आपको बताया था, मुंबई को और क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ क्या होता है, जो आपकी कंपनीज होती है उनके शेयर्स को क्या करा जाता है, बाय और सेल करा जाता है। ठीक है। वहीं आप गुड़गांव को देखेंगे तो ये आपके हरियाणा का आईटी और कॉरपोरेट हब है। और नोएडा भी आपके यूपी का आईटी और एक बिजनेस सिटी है। वहीं आप देखें कोलकाता, तो कोलकाता में क्या था, पहले कैलकटा स्टॉक एक्सचेंज था, पर ये क्या है, आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर नहीं है यहाँ पे आपका। ठीक है। तो सही आंसर है आपका मुंबई। तो फिर आगे अभी कंटिन्यू करेंगे अमीशा मैम, देखते रहिए आप। Hello friends, let's continue our marathon. Our next question is, amalgam is an alloy containing option A magnesium, option B iron, option C calcium and option D mercury. यानी amalgam क्या है, आपका एक alloy है, उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि alloy किसको कहते हैं। एलॉय क्या होते हैं, एलॉय आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं या मटेरियल्स होते हैं या जो दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलकर बनते हैं। उसी तरह आपके पास एमैल्गम है, तो एमैल्गम में कौन सा टाइप का मेटल प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन बोला है मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है या फिर मरकरी। तो एमैल्गम में कौन सा मेटल होता है, ऑप्शन डी मरकरी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। पेनिसिलिन क्या है, आपकी एक एंटीबायोटिक है, इसको आप किससे प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पेनिसिलिन जो है वो है क्या। पेनिसिलिन क्या है, एक टाइप की एंटीबायोटिक है और इसकी जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेनिसिलिन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगी से या एल्गे से। तो पेनिसिलिन किससे होती है, फंगी से प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है उसका भी हम एंटीबायोटिक्स में यूज़ करते हैं, लेकिन पेनिसिलिन वाले में नहीं करते हैं। वायरस की बात करेंगे तो वायरस जो है आपका एंटीबायोटिक बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करता है, और उसी तरह एल्गे भी नहीं यूज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी फंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रास कंटेन्स द मेटल्स ऑफ। अब ब्रास क्या है, आपका दोबारा से एक एलॉय है और पूछा है कि ब्रास में कौन कौन से मेटल्स या किन दो मेटल से मिलकर बनता है। तो ब्रास जो है आपका ऑप्शन ए में बोला है कॉपर और जिंक, कॉपर और आयरन, कॉपर एंड टिन और सोडियम और आयरन। तो हमें याद रखना है जो ब्रास है वो कॉपर और जिंक इन दोनों से मिलकर आपका जो एलॉय बनता है वो ब्रास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन अ वेव मोशन इज कॉल्ड। जो आपका वेव मोशन होता है उसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी मीन पोजीशन से, उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं फेज कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या टाइम पीरियड। तो हमें याद रखना है कि वेव मोशन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल्स का, उसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म कौन सा आपको इस ऑप्शन में है। आयरन के ऑप्शन ए बोला है रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील या पिग आयरन। अगर हम ध्यान देंगे ये सारे ही टाइप के आपके पास इन सभी में आयरन की क्वांटिटीज प्रेजेंट होती है, लेकिन जो प्योरेस्ट फॉर्म है यानी जिसमें आयरन मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो कौन सा फॉर्म है। तो हमारे जो रॉट आयरन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि रॉट आयरन में
4% जो होता है वो आयरन प्रेजेंट होता है, बाकियों में जो होता है उतना अमाउंट में आयरन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हमारा रॉट आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन माना जाएगा। 46 क्वेश्चन हमारे पास, द आइडियल एनपीके रेशियो फॉर फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन इज, यानी एनपीके क्या है, आपके पास एक फर्टिलाइजर है, बोला है कि इस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, इसका रेशियो क्या होना चाहिए आइडियल में, तो इसका ऑप्शन ए है 2:4, 2, 4 और 1, या फिर आपके पास 2:1:4 या 4:1 या फिर 1:4। तो जो हमारा आइडियल रेशियो होना चाहिए एनपीके फर्टिलाइजर बनाते समय नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम का, वो क्या होना चाहिए 2:4:1। क्वेश्चन नंबर 47 है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर आपके किस चीज की यूनिट है, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए में बोला है डिस्टेंस, टाइम, लाइट इंटेंसिटी या लाइट पावर। सबसे पहले लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर का मतलब है जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है वैक्यूम में एक साल में, यानी 1 ईयर में, उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर बेसिकली किसकी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि लाइट क्या कर रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो यानी लाइट ईयर किसकी यूनिट हो जाएगी, डिस्टेंस की। हम डिस्टेंस जब स्पेस या के डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम उसमें लाइट ईयर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए इसमें हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है बैरोमीटर, थर्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो ये सारे ही जो हमारे पास मीटर्स हैं मेजरिंग के, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है तो हमें सबके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले जो बैरोमीटर होता है वो किसके लिए यूज होता है, प्रेशर के लिए यूज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए आप बैरोमीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर किसके लिए होता है, टेम्परेचर नापने के लिए, यानी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आप थर्मामीटर से करेंगे। उसके बाद हाइग्रोमीटर, इसका जो आंसर है वो है हाइग्रोमीटर, क्योंकि हम हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। ऑप्शन डी में जो हाइड्रोमीटर कहा है वो किसके लिए यूज होता है, वो डिफरेंट लिक्विड्स की डेंसिटी को नापने के लिए होता है। सो हमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट के काम पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी का भी पूछा जा सकता है। 49 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल। इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा जो है मैग्नेटिक मटीरियल की कैटेगरी में नहीं आता है। नॉट लिखा है तो नहीं आने वाला बताना है। पहला बोला है स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल और स्टील। आयरन तो होगा, क्योंकि आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटीरियल है। निकल भी होगा और स्टील भी होगा। स्टेनलेस स्टील जो है इसका आंसर नहीं होगा, यानी ये वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, मैग्नेटिक मटीरियल। तो हमें याद रखना है मैग्नेटिक मटीरियल में आयरन, निकल, स्टील और एक और आता है कोबाल्ट। स्टेनलेस स्टील इसका होगा इसका आंसर। नाउ हमारा 50 वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी यहाँ पर आपके पास 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नॉट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शन ए बोला है लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, यानी जो लाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, यानी जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं। ये तो उसमें सही बोला है बिल्कुल, जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद ऑप्शन बी में बोला है कि एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल कैन बी ऑब्टेन। ऑप्शन बी का जो आपका स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट होता है उसमें केवल हम ऐसा मैग्नेट क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें केवल नॉर्थ पोल प्रेजेंट हो, यानी साउथ पोल ना हो। तो आपको याद रखना है कि कोई सा भी मैग्नेट आप लो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा ही प्रेजेंट होंगे, चाहे आप उस मैग्नेट के कितने भी पीसेस कर लो, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो होगा ही होगा, यानी सिंगल आपको एक पोल नहीं दिखेगा। यानी ये वाला जो बोला गया है ये गलत है। अब ऑप्शन सी भी देख लेंगे, अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा है। उसके बाद ऑप्शन डी में क्या है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी जो फ्रीली सस्पेंडेड, यानी अगर आप एक मैग्नेट लोगे और उसको ऐसे ही सस्पेंड कर दोगे हवा में, तो वो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में रेस्ट करेगा। ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि हमारा जो
क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो खुद भी एक बड़ा मैग्नेट है। तो जब हम उसमें से कोई भी मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आपको दिखाई देगा। तो इसमें से बोला था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये ए, सी और डी ये तो सही है। ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि ये आंसर ट्रू नहीं है जिसमें। थैंक यू। तो देखिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धा बिलोंग टू विच रिपब्लिक? बुद्धा किस रिपब्लिक को बिलोंग करते थे? तो आंसर है आपका साक्यास। बुद्धा इस गणराज्य से संबंधित थे। वहीं आप देखेंगे अगर लिच्छवीस के बारे में, तो यहाँ पे जाके उन्होंने अपने उपदेश दिए थे, ठीक है। और मल्लाज की कैपिटल है कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्धा की डेथ हुई थी, ठीक है। तो नन ऑफ दी अबव आपका गलत आंसर है, मल्लाज भी और लिच्छवीस भी। चलिए देखते हैं आगे। त्रिपिताकास आर सेक्रेड बुक्स ऑफ। त्रिपिताकास किस धर्म की सेक्रेड बुक्स हैं, ठीक है। तो किसकी हैं वो? बुद्धिस्ट की। बुद्धिस्ट की क्या है, वो एक धार्मिक ग्रंथ है और बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं आप देखेंगे जैन्स की है आपकी अगामाज। वहीं आप हिंदूज़ की देखेंगे तो हिंदूज़ में आपके रामायण, महाभारत, वेदास, उपनिषद ये सब आता है। नन ऑफ दी अबव आंसर आपका गलत है क्योंकि आपको सही आंसर मिल चुका है। देखिए, द सॉल्टियस्ट वाटर बॉडी इन द वर्ल्ड। सॉल्टियस्ट वाटर बॉडी कौन सी है आपकी? तो वो है आपकी डेड सी, ठीक है। डेड सी में कितना सॉल्ट है आपका? 34% तक सॉल्ट है, जो कि क्या है, समुद्री पानी के लिए कहीं ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, आपको डेड सी में ना कोई फिश मिलेंगी ना कोई प्लांट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वो ना वहाँ पे फिश रह पाएगी और ना वहाँ पे प्लांट्स आपको दिख पाएंगे। वहीं अगर हम बात करेंगे रेड सी की, रेड सी भी बहुत सॉल्टी है पर डेड सी से कम है। पैसिफिक ओशन के बारे में तो आप जानते होंगे, ये आपका लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन आपका 3rd लार्जेस्ट ओशन है। तो सही आंसर है आपका डेड सी। वहीं देखिए अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड? कौन सी कंट्री आपकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है? तो आंसर है आपका चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा गोल्ड पाया जाता है। और आप देखेंगे तो चाइना आपके सिल्क प्रोडक्शन में भी सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। घाना क्या है? घाना गोल्ड एक्सपोर्ट के लिए फेमस है आपका घाना, ठीक है। वहीं आप जिम्बाब्वे देखेंगे तो जिम्बाब्वे आपका गोल्ड और प्लैटिनम के लिए फेमस है। अर्जेंटीना में गोल्ड की माइनिंग होती है, ठीक है। तो चाइना है आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया? सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट लैंड मास आपको कौन सा है? तो वो है आपका सदर्न पेनिनसुला, ठीक है। सदर्न पेनिनसुला है आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके क्या डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आपको यहीं पे मिलेगा। हिमालयाज़ की बात करें तो आपको हिमालयज़ में पहले भी बताया है कि हिमालयज़ क्या है, आपकी वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है और यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है इन्हें। नॉर्थन प्लेन्स क्या होते हैं? जब आपकी गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र नदियाँ बह के आती हैं तो वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? सिल्ट लेके आती हैं, जो कि क्या है, एलुवियल सॉइल, जो कि क्या करते हैं, प्लेन्स बनाते हैं, ठीक है। वहीं आप देखेंगे थार डेजर्ट। थार डेजर्ट को किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ठीक है। तो सही आंसर है आपका द सदर्न पेनिनसुला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया? कौन सी इंडियन सिटी को ब्लू सिटी बोला जाता है? आंसर है आपका जोधपुर। क्यों? क्योंकि जोधपुर में क्या है, पुराने शहरों में पुराने टाइम में क्या होते थे, वहाँ के घर ज़्यादातर ब्लू पेंट से होते थे, ठीक है। क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर हम ब्लू पेंट करेंगे तो घर में ठंडक रहेगी गर्मियों में और इससे कीड़े मच्छर ये सब भी कम आते हैं। वहीं आप बात करेंगे अमृतसर की, तो अमृतसर आपको पता होगा गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। उड़ीसा आपका किस चीज़ के लिए फेमस है? कोणार्क सन टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल के लिए। बंगाल में आपको पता होगा दुर्गा पूजा और रसगुल्ले के लिए फेमस है, रसगुल्ला बोलते हैं वहाँ पे उसे, ठीक है। तो सही आंसर आपको मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द मॉडर्न ओलंपिक्स? कौन सी पहली कंट्री है जिसने मॉडर्न ओलंपिक्स होस्ट करे थे? तो आंसर है आपका ग्रीस। ग्रीस में कहाँ? एथेंस में, ठीक है ना।
और किसने करी थी इनकी शुरुआत? बैरन पियर डे कुबर्टिन ने, ठीक है ना। वहीं आप उरुग्वाय देखेंगे तो इसमें क्या हुआ था आपका? फीफा वर्ल्ड कप, पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आपका यहाँ पे। इटली आपका गलत है, नन ऑफ दीज भी गलत है क्योंकि आंसर आपको मिल चुका है। देखिए, इन विच सिटी द फेमस सन टेम्पल इज लोकेटेड? कौन से सिटी में सन टेम्पल है आपका? ठीक है, आंसर है आपका कोणार्क। कोणार्क कहाँ पे है आपका? उड़ीसा में है। देखिए, 13वीं सेंचुरी में नरसिम्हा देव राय फर्स्ट ने ये कोणार्क सन टेम्पल बनवाया था आपका, ठीक है। ये सूर्य देवता को समर्पित है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ठीक है। वहीं आप श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर क्या है आपकी? जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है। ये डल लेक के लिए फेमस है, ठीक है। और वहीं हम देखेंगे अगर बीजापुर, ये कर्नाटका में है और गोल गुम्बाज के लिए फेमस है। इलाहाबाद त्रिवेणी संगम के लिए फेमस है आपका, ठीक है। देखिए, हु रोट डाउन द एपिक महाभारत वाइल व्यासा वॉज नैरेटिंग? किसने एपिक महाभारत लिखा आपका जब वेद व्यास का कर रहे थे उसको सुना रहे थे? तो आंसर है आपका गणेश। जब वेद व्यास आपकी महाभारत को सुना रहे थे क्योंकि उन्होंने उसकी रचना करी थी, तो गणेश क्या कर रहे थे? उसको लिख रहे थे। कथा के अनुसार माना जाता है कि गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ के उससे महाभारत लिखी थी, ठीक है। नारद आपका गलत है, विश्वकर्मा भी गलत है और वहीं शिव भी गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर आप देखेंगे तो ये आपका 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। वहीं आप वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो ये आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। अरावली हिल्स आपकी ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंज है, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। विंध्या हिल्स क्या है आपका? इन सेंट्रल इंडिया माउंटेन रेंज, ठीक है। ये सेंट्रल इंडिया की माउंटेन रेंज है। चलिए, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मैराथन को पसंद कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ाते हैं अपने मैराथन को। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन कह रहा है द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये कौन सी एज को बिलोंग करती है, ठीक है। एजेस आपने पढ़े होंगे, आपका ब्रॉन्ज एज है, आपका आयरन एज है, ठीक है, आपका स्टोन एज है, ये आपने मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ होगा। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन से एज से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है ब्रॉन्ज एज से, ठीक है। ये जो बिलोंग करता है ये ब्रॉन्ज एज का है। अगर मैं बाकी बात करूं आपकी नियोलिथिक एज की, तो नियोलिथिक जो एज है ये आपका न्यू स्टोन एज है। ये न्यू स्टोन एज है। ये बेसिकली आपका लास्ट फेज था स्टोन एज का। जो आपका ये है पैलेलिथिक एज, ये आपका ओल्ड स्टोन एज है, ठीक है। अब ये तो आपको नाम से पता चल रहा है आयरन एज, और ये आपको पता चल रहा है ब्रॉन्ज। यानी यहाँ पर ह्यूमन जो है ब्रॉन्ज जानने लग गया था और यहाँ पर जो है आयरन जानने लग गया था। यहाँ पर ब्रॉन्ज से चीज़ें बनने लगी थी। नियोलिथिक में क्या हो रहा था? नियोलिथिक का मैं पहले ओल्ड बता देता हूँ। जो पैलेलिथिक एज था, जो कि आपका ओल्ड स्टोन एज आता है, इस टाइम में जो इंसान था वो आग का तो डिस्कवरी कर चुका था, यानी वॉमिट के लिए वो यूज़ कर रहा था फायर को, ठीक है। थोड़ा बहुत तो खाना भी पकाने लग गया था, एनिमल्स वगैरह। लेकिन रह कैसे रहा था? रह रहा था वो ग्रुप्स में, नोमैडिक की तरह रह रहा था, ट्राइब्स में रह रहा था। छोटे छोटे 15-20 लोगों का समूह बना के, ग्रुप बना के रह रहे थे। और अभी भी जो है ये केव्स में रहा करते थे और स्टोन वगैरह जो रहता है, जो आपका मतलब नेचुरल हैबिटेट में ही रह रहे थे, ठीक है। नियोलिथिक एज में क्या हुआ है? नियोलिथिक एज में इन लोगों ने न्यू स्टोन एज जिसे आप कहते हैं, इसमें क्या होने लग गया? इसमें आपका जो है वेपन्स बनाने लग गए। ये स्टोन से, स्टोन को कार्व करके वेपन बनने लग गए, ठीक है। ये कैटल्स को डोमेस्टिकेट करने लग गए, बेसिकली उनको पालने लग गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बदलाव होने लग गए यहाँ पे नियोलिथिक, जब आपका स्टोन एज जिसे आप कहते हैं एंड पे पहुंचने लग गया, ठीक है। आयरन एज में तो आयरन का इस्तेमाल होने लग गया था, ब्रॉन्ज एज में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 62 ये कह रहा है ह्यूम सेंग जो कि आपका एक चाइनीज ट्रेवलर था, ये विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ठीक है, रेन का मतलब होता है रूल, राज जिसे आप कहते हैं रूल, एक राजा का जो रूल होता है, राज होता है, उसे आप रेन कहते हैं, ठीक है, RAIGN इज बारिश, ठीक है। तो किसके राज के दौरान जो है आपका ह्यूम सेन जो है वो भारत देश आए हैं? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के एज के दौरान जो है आपके ह्यूम सेन जो है वो भारत आए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन बिगिन इन इंडिया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भारत देश के अंदर कब आया, ठीक है। तो देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये था रिलेटेड टू क्रॉप, ठीक है, क्रॉप को अच्छा बनाना, ठीक है। और इसकी शुरुआत किसने करी थी? अगर इसकी इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो नॉर्मन बोरलैग करके थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे आपके, अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है, उनका नाम था ठीक है। तो इन्होंने 1960s में इन्होंने जो है वीट की अच्छी फसल हो इसके लिए इन्होंने हाई यील्ड सीड्स बनाए थे, ढूंढे थे, ठीक है, ताकि जो वीट की खपत है दुनिया में ये पूरी हो सके, क्योंकि बहुत सारे देशों में क्या हो रहा था, देखिए कि खाना पूरा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए इन्होंने अच्छी सीड्स बनाई थी और इसी के लिए इनको बाद में 1970 में इनको जो है नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, ठीक है। तो ये अमेरिका के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि आपका ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया था। भारत देश के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्वामीनाथन थे भारत देश के अंदर, जिनको कि आप फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मानते हैं भारत देश के अंदर। 1967-68 में जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो भारत देश के अंदर ये 1967-68 के दौरान चल रहा था, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज इन, ठीक है, जो सदर्न मोस्ट टिप है भारत देश का वो कहाँ है, ठीक है। तो देखिए, सदर्न मोस्ट टिप में अगर यहाँ पर मैं आंसर की बात करूँ तो कुछ लोगों का ये भी मानना हो सकता है कि इसका आंसर कन्याकुमारी है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत देश का सदर्न मोस्ट टिप, ढंग से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज इन, सदर्न मोस्ट टिप जो भारत देश का है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ही भारत देश का सदर्न मोस्ट टिप है, जिसको आप कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसको आप कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये भारत देश का आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और ये पॉइंट आज के दिन में, ये जो जगह है आज के दिन में, 2004 में सुनामी आई थी, सुनामी के दौरान ये पार्ट काफी हद तक सबमर्ज्ड है, यानी समुद्र के अंदर ये डूब चुका है, ठीक है। अब मैं कन्याकुमारी के बारे में बात कर देता हूं। अगर क्वेश्चन आया द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया मेनलैंड, अगर क्वेश्चन लिखा आया मेनलैंड, क्योंकि देखिए अगर आप मेनलैंड के बारे में बात करें तो कन्याकुमारी जो है हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन वहां पर क्वेश्चन होना चाहिए कि विच इज द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया मेनलैंड, भारत का जो भारत है उसका जो पेनिनसुलर इंडिया है, जो नीचे पार्ट है, ये पार्ट आपका जो है इसका मेनलैंड माना जाता है। इसका जवाब आएगा कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझदारी से देखना होगा कि अंडमान एंड निकोबार आपको टिक करना है, इंदिरा पॉइंट जो कि है, या कन्याकुमारी आपको टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। ये कह रहा है हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। जब महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। 9 जैन को हम मनाते हैं एज NRI डे, ठीक है। उस दिन गांधी जी भारत आए थे, इसीलिए हम NRI डे मनाते हैं। तो जब ये भारत आए थे उसके बाद आपने देखा होगा कि गांधी जी ने
पूरे देश की यात्रा करी थी। तो इसका सजेशन भी आपको जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें दिया था कि भाई आप जो है पूरे देश को घूमिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि भारत देश कैसा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ये साउथ अफ्रीका रहे थे, ये लंदन में पढ़े थे, तो इन्हें ये सजेशन दिया गया कि भाई आप जो है भारत अगर जानना चाहते हैं, आप यहाँ पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो पहले आप देश को समझिए कि देश है कैसा। ठीक है, तो गांधी जी को ये सजेशन उन्होंने दिया था, और गांधी जी को पॉलिटिक्स की जितनी भी टिप्स शुरुआत के दौर में मिली हैं, इन्हीं से मिली है। और गांधी जी ने एक बुक भी लिखी है, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, माय पॉलिटिकल गुरु करके गांधी जी की एक बुक है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66, विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। इंसान के द्वारा यूज किए जाने वाला पहला मेटल कौन सा था? तो इसका जवाब है कॉपर। ठीक है, जो फर्स्ट मेटल इंसान ने यूज करा दैट इज कॉपर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यूज किया गया गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, बाकी देखिए जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये सिल्वर तो मैं बता चुका हूं, ब्रोंज, ब्रास, ये बेसिकली एलॉयज है। ठीक है, तो जब कॉपर में आपने टिन मिला दिया या तो धीरे धीरे क्या हुआ, बाद में आपने देखा कि एलॉयज बनने शुरू हुए। ठीक है, तो ब्रोंज, ब्रास ये बाद में यूज हुए। बाद में आयरन यूज करा, ठीक है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेटल है। तो शुरुआत के फेज में कॉपर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। गोल्ड जो है ये बेसिकली क्या होता था, ये देखिए ये सजावट के लिए यूज होता है। ठीक है, आज भी गोल्ड बड़ा महंगा है, तो गोल्ड जो है ये सजावट वगैरह के लिए यूज किया जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 67 है, द कैपिटल सिटी ऑफ हरियंक किंग बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार जो हरियंक डायनेस्टी के रूलर थे, उनका जो कैपिटल था वो क्या था? ठीक है, तो ये था राजगिरा। ठीक है, जिसे आप राजगृह कहते हैं आज के दिन में। ठीक है, तो राजगिरा या गिरिवराज इनको कहते थे। ठीक है, ये जो है इनकी कैपिटल हुआ करती थी। क्वेश्चन 68 ये कह रहा है द फर्स्ट मैन टू रीच्ड मून इन। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन तो देखिए रीड करा ही होगा, आपने ये तो सुना ही होगा कि हु वाज द फर्स्ट मैन टू रीच मून। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप सबको पता है कि फर्स्ट मैन टू रीच मून वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, पहले मनुष्य जो कि आपके मून पर जिन्होंने पहला पैर रखा था। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 20 जुलाई 1969। 1969 में पहली बार कोई ह्यूमन मून पर पहुंचे थे। ठीक है, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कहाँ से थे? ये थे नासा, और इस मिशन का नाम क्या था? इस मिशन का नाम था अपोलो 11। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं। नेम द प्लेस वेयर गौतम बुद्धा वाज बोर्न। गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो गौतम बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी, जो कि है आपका नेपाल में। ठीक है, नेपाल लुम्बिनी, यहाँ गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। बोध गया भी इसमें एक ऑप्शन है। बोध गया में गौतम बुद्धा को निर्वाणा, ठीक है, ज्ञान की बेसिकली प्राप्ति हुई थी। ये है बिहार के अंदर। ठीक है, और खुशीनगर यह है उत्तर प्रदेश में। यहाँ गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी। ठीक है, यहाँ इनकी डेथ हुई थी। तो तीनों ही टर्म यहाँ पे आपको बता दिया गया है। गौतम बुद्धा आपको पता है जो बौद्ध धर्म है उसका जो फाउंडर है वो है गौतम बुद्धा। आंसर इस क्वेश्चन का लुम्बिनी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, और इसमें मैंने दो जो और ऑप्शन थे उनको भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 70, स्कॉलर आमिर खुसरो वाज पैटर्नाइज्ड बाय द रूलर। ठीक है, स्कॉलर आमिर खुसरो कौन से रूलर के द्वारा पैटर्नाइज करे जाते थे? ठीक है, तो इसका जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी डायनेस्टी में और भी मल्टीपल रूलर्स रहे हैं जो कि इनको पैटर्नाइज किया करते थे आमिर खुसरो को। आमिर खुसरो को आप पैरट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, पैरट ऑफ इंडिया। ठीक है, तोताए हिंद या तूतिए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, तोता
कई लोग कहते हैं ना तोता है, बट दिस इज बेसिकली तूती। तूती समझते हैं ना कि तूती बस्ती है इसकी, यानी इनकी। तो आमिर खुसरो, जो आप इन्हें जानते हैं आमिर खुसरो को, तो ये एक म्यूजिशियन आप समझ सकते हैं, स्कॉलर आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये फादर माने जाते हैं आपके कव्वाली की, कव्वाली का इनको फादर कहा जाता है, ठीक है। यह है फादर ऑफ कव्वाली, फादर ऑफ कव्वाली। जो आप कव्वाली गाते हैं उसके फादर जो हैं वो आमिर खुसरो हैं, ठीक है। और बड़ा सुंदर ये गाया करते थे, इसीलिए इनको पैरट ऑफ इंडिया कहा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 71 ये कह रहा है व्हाट डू यू नेम एज द होली लैंड, ठीक है। होली लैंड के तौर पे आप किसको जानते हैं? तो ये इसका जवाब है पैलेस्टीन, इजराइल जिसे आप कहते हैं, जेरूसलम का भी पार्ट है। ये इसका जवाब तो पैलेस्तीन है, ठीक है। और ये आपके ज्यूज में, आपके क्रिश्चियन में, आपके मुस्लिम में इसको पैलेस्तीन को जो है एक होली लैंड माना गया है, ठीक है। हिंदू धर्म में इसका कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई जिक्र इसका आपको देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट हु विजिटेड इंडिया वाज, ठीक है। जो पहले आपके ब्रिटिश प्रेसिडेंट रहे जो कि इंडिया आए, तो जॉर्ज वॉशिंगटन, यहाँ पर आपको एक नाम दिख रहा है, ये है आपके फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। पहले जो यूएस प्रेसिडेंट बने वो थे आपके जॉर्ज वॉशिंगटन। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है कि पहले जो आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट जो भारत देश आए, उसका नाम है एइजनहावर, ठीक है। ये इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि देखिए भारत का जब संविधान बना, दुनिया में बहुत सारे देशों के अंदर ऑलरेडी संविधान बन चुके थे, तो हमने बहुत सारी चीजें बोरो करी हैं। तो कौन सी चीज कहाँ से बोरो करी है? यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो करेंगे। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो करे हैं यूएस से, यहाँ से हमने राइट्स बोरो करे हैं, ठीक है। रशिया से हमने ड्यूटीज बोरो करी है, जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। इंग्लिश से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो करा है, आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो करा है। साथ में हमने यहाँ से बोरो किया है सिंगल सिटीजनशिप बोरो करी है, सिंगल सिटीजनशिप बोरो करी है, ठीक है। तो देखिए रशिया से हमने बोरो किया फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएस से हमने बोरो किया फंडामेंटल राइट्स, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया पार्लियामेंट्री सिस्टम और सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। ये नीचे एक्ट ऑफ 1935 है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। 74 क्वेश्चन कह रहा है द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। होम रूल मूवमेंट किसने शुरू करा? तो होम रूल मूवमेंट था क्या, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो देखिए बहुत सारी पार्टीज भी बनी, पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे फ्रंट बने। उसी तरीके से एक फ्रंट बना था जिसका नाम था होम रूल मूवमेंट, ठीक है। स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट ने ये शुरू करा था। साथ में इसमें एक और थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक वाला जो पार्ट था ये काम करता था आपका महाराष्ट्र, आपके महाराष्ट्र वाले रीजन में बाल गंगाधर तिलक जो था वो काम करते थे। और एनी बेसेंट जो था ये रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो सही जवाब है दैट इज एनी बेसेंट। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पब्लिक सेक्टर। इनमें से कौन सी फर्म, ये बेसिकली क्या है, ये इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया हैं, ये भारत देश में इंडस्ट्रीज हैं। इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो पब्लिक फर्म नहीं है, यानी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? तो मैं पहले ऑप्शन की बात करूं विच इज़ टिस्को। टिस्को का 1907 में ये फाउंड हुई है और इसको फाउंड किया है जमशेदजी टाटा ने, ठीक है। जमशेदजी टाटा ने इसको स्टैब्लिश करा है, यानी ये एक टाटा इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। 1907 में टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से ये फाउंड होती है। और 2005 में इसका नाम दे दिया जाता है टाटा स्टील,
ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड, इसको 2005 में इसका नाम चेंज हुआ। 1907 में जमशेदजी टाटा ने जब यहाँ करा है, ये झारखंड में है, जो आपका जो ये शहर है ये झारखंड में है, इसको आप टाटा नगर भी कहते हैं, जो जमशेदपुर है उसको आप टाटा नगर भी कहते हैं, इसको आप स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, टिस्को है, और टिस्को क्या है, भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी स्टील की इंडस्ट्री है, कंपनी है, ठीक है, इसीलिए आप इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसको आप इसके अलावा पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पिट्सबर्ग क्या है, ये अमेरिका में है, और इसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है कि ये जो इंडस्ट्री यहाँ इस्टेब्लिश करी गई है, ये पिट्सबर्ग की तरह ही यहाँ काम करती है, ठीक है, उसी तरीके से इसकी सारी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, जो इसका आउटले है पूरा, वो उसी तरीके, इसीलिए इसको पिट्सबर्ग भी बोला गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, ये है इसको, इंडियन आयरन स्टील कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसको है, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1918 में, ठीक है, इंडियन आयरन स्टील कॉरपोरेशन करके ये है। थर्ड की अगर मैं बात करूं, ये है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं इसको की, इसको जो मैंने आपको बताया कि 1918 में इस्टेब्लिश हुआ है, ये एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है इसको, और 2006 में इसको को मर्ज कर दिया गया है सेल के अंदर। आप इसे सेल के अंदर देखते हैं, सेल के अंदर ये मर्ज हो गया है, तो आज के दिन में जो इसको है वो आप सेल के अंदर देखते हैं, ठीक है। चौथी कंपनी की अगर मैं बात करूं, ये है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है आपके डिफेंस इक्विपमेंट जो बनाता है, जो एम्यूनेशन बनाता है, ये है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। अब चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो देखिए, पहला मैं बता चुका हूं कि पहली जो है टिस्को, वो एक टाटा की कंपनी है। दूसरी मैंने इसको बता दी, ये आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है आपका गुड्स बनाता है। तो ये है आपका आंसर, क्योंकि ये क्या है, टाटा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज सनराइज इंडस्ट्री। इसमें से कौन सी इंडस्ट्री को आप सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं? सनराइज इंडस्ट्री इज बेसिकली वो इंडस्ट्री जिसमें कि आप बहुत इन्वेस्टमेंट देखते हैं, आप बहुत अपॉर्चुनिटी देखते हैं फ्यूचर में, उसको आप कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। तो कॉफ़ी, हाई टेक्नोलॉजी, स्मॉल स्केल, हैवी, तो बहुत ज़्यादा मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्निकली एडवांस चीज़ें हैं वही आपका फ्यूचर है, इसीलिए इसको कहा गया है सनराइज इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और 77, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। ये कह रहा है द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक वाज सेटअप इन, ठीक है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को आप कहते हैं एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को आप कहते हैं एग्जिम, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। एग्जिम इसको कहा जाता है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1982 मार्च के अंदर। मार्च 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इसके एस्टेब्लिशमेंट का रीज़न क्या था? देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, सिंपल सी बात है। तो ये जो बैंक है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अगर किसी कोई इंटरनेशनल कोई एजेंसी है, कोई दूसरी कंपनी है, वो भारत देश में सामान भेजना चाहती है, यहाँ के लोग जो हैं वो करना चाहते हैं, तो उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ताकि क्या हो, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया ताकि बूस्ट हो सके भारत का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने 78 क्वेश्चन की तरफ। 78 क्वेश्चन हमारा कह रहा है तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट। तेलंगाना को कौन से राज्य से अलग करके बनाया गया, ठीक है। तेलंगाना के बारे में अगर मैं बात करूँ तो तेलंगाना भारत देश का 29 स्टेट बना था। सबसे नया जो राज्य बना था भारत देश के अंदर में आज के दिन में भी जो है वो तेलंगाना है, ठीक है। और ये कब बना है? ये बना है 2 जून 2014 को ये बना है। आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो भारत देश के अंदर में कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स हैं। अभी 29 से 28 कैसे हुए ये मैं आप पे छोड़ता हूं, प्लीज़ इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे, नहीं तो अगले मैराथन में मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है।
अब अभी मैं तेलंगाना पे वापस आ जाता हूँ। तेलंगाना कौन से स्टेट से निकाला गया? तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको एक नया राज्य बना दिया गया। आज के दिन में तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, जो कि आंध्र प्रदेश के साथ वो शेयर करता था। अब हैदराबाद रह गई है तेलंगाना की कैपिटल, आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो गई है अमरावती नगर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है Which is not having the status of महारत्ना। देखिए, महारत्ना का स्टेटस इनमें से किसके पास नहीं है? तो पहले मैं महारत्ना के बारे में बात कर लेता हूँ। महारत्ना भारत देश की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं, उनमें जो टॉप की इंडस्ट्रीज होंगी वो होंगी महारत्ना, यानी जो बड़ा इन्वेस्टमेंट लाती हैं, जिससे कि गवर्नमेंट चाहती है कि ये और बड़ा काम करे, यानी जो अच्छा काम कर रही हैं उनको जो है रत्न, आप समझते हैं रत्न इज ज्वेलरी जिसे आप कहते हैं, आपका ऑर्नामेंट, ठीक है, कीमती। तो भारत देश के अंदर 2010 में एक वो बनाया गया था, एक प्रायोरिटी बेसिस पे एक चीज़ बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया महारत्ना। इसके अंदर कुछ कंपनीज को लिया गया। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं आज के बारे में बात करूं तो आज के दिन में 14 कंपनीज ऐसी हैं भारत देश के अंदर में, 14 कंपनीज जो महारत्ना का टैग लेके चलती हैं। ठीक है, 14 कंपनीज ऐसी हैं जो कि आपकी महारत्ना कहलाती हैं। ठीक है, अब 14 है, इसके अलावा एक और चीज है जिसको आप कहते हैं नवरत्न। ठीक है, एक तो हो गया महारत्ना, एक हो गया नवरत्न। नवरत्न अगर मैं बात करूं तो नवरत्न 26 है। महारत्न में क्या बेनिफिट होता है? देखिए, महारत्न में ये बेनिफिट होता है कि जो भी कंपनी महारत्न के अंदर में आ गई वो बड़ा इन्वेस्टमेंट ले सकती है। उन्हें अपने डिसीजन के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर का वेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि देखिए पब्लिक इंडस्ट्री है तो जाहिर सी बात है इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। लेकिन अगर महारत्ना में आप है तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जो कंपनी जो है अपने इंडिविजुअल लेवल पे ले सकती है, उन्हें गवर्नमेंट के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पहली यहाँ पे कंपनी NTPC, ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, दूसरी है NHPC, ये है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तीसरी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और चौथी है इसमें सेल, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 4 इसमें बड़ी कंपनी है, जिसमें से कि 3 आपके क्या हैं, महारत्ना है और एक है आपका नवरत्न। ठीक है, तो सीधा जवाब दे देते हैं, आपका जो आंसर है वो है NHPC। NHPC एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, बाकी जो है आपके तीनों की तीनों क्या हैं, महारत्न। ठीक है, कल के दिन में हो सकता है ये भी महारत्न बन जाए। हाँ, महारत्न बनने के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें हैं कि एक तो नवरत्न होना जरूरी है, मतलब वो कंपनी ऑलरेडी नवरत्न होनी चाहिए भारत देश की। अगर वो नवरत्न नहीं होगी तो महारत्न नहीं बन सकती। दूसरा, उसका स्टॉक एक्सचेंज में होना इंपॉर्टेंट। ठीक है, नवरत्न के लिए ऐसी कोई प्रायोरिटी नहीं है कि होना ज़रूरी है। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है लास्ट, ये है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। ठीक है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस आप किसको कहते हैं? तो इसका जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ शीप बहुत ज़्यादा हैं और वूल का ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर, इसीलिए इसको कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। तो ये था हमारा आज का मैराथन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कुछ भी आपको कमियां लगती हैं या कोई ऐसे क्वेश्चन आपको लगते हैं जो आपको डाउट क्रिएट कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि किसी ऐसे क्वेश्चन को या किसी ऐसे पार्ट को हम जो है लार्ज वीडियो में डिटेल वीडियो लेकर आएँ, तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बनाया जाएगा। साथ में एक इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जो 31 जुलाई को आपके नवोदय विद्यालय के फॉर्म की लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है, और अब जो डेट है वो है 7 अगस्त। तो जो बच्चे रह गए हैं, जिन्होंने किसी कारणवश फॉर्म नहीं भरा है, वो प्लीज़ फॉर्म भर दें, क्योंकि आपको भी पता है कि देखिए नवोदय जो विद्यालय हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं क्लास 6 से 9 तक। 9 तक फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। 9 के बाद एक नॉमिनल सी फीस आपसे ज़रूर ली जाती है, लेकिन 9 तक के फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे दूर दराज के हैं, जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल फैमिली से नहीं आते हैं कि चीज़ें अफोर्ड कर सकें, तो उनके लिए देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच।